फिल्म इंस्टीट्यूट में आने के बाद लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाते क्या हो। उनके सवाल के पीछे और एक सवाल होता है कि भाई फिल्म में क्या कोई थियरी होती है, सिनेमा की क्या कोई थियरी है जो जिस पर कि आप लेक्चर्स लेते हो और एग्जाम्स लेते हो और प्रैक्टिकल्स लेते हो। इसका जवाब तो ज़रूर हाँ ही है। सिनेमा इन्वेंट होने के बाद पिछले लगभग 100-125 सालों से बहुत ही सोच समझकर, साइंटिफिकली, एस्थेटिकली सोचकर कई सारी थियरीज को एक जगह पर लाकर एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, अच्छा खासा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क सिनेमा का, आर्ट ऑफ सिनेमा का बनाया जा चुका है, जो इवॉल्व होता जा रहा है डे बाय डे। अब आपके इस सवाल का जवाब मिलने के बाद अगर आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी है कि फिर फिल्म का क्या थियरी है, तो इस छोटे से वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा अवेयर कराएं। 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स है जिनको समझ लेना बहुत जरूरी है। आप सिनेमा के संबंध में कुछ भी करने जा रहे हो तो ये 4 चीजें आपको सिरे से फंडामेंटली जान लेना बहुत जरूरी है। ये 4 चीजें क्या है? पहली कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म फॉर्म। फिल्म एक फॉर्म है, एक आर्ट फॉर्म है। जैसे कोई डांस फॉर्म होता है, पेंटिंग होता है, लिटरेचर है, पोएट्री है, इट इज अ फॉर्म। वैसे फिल्म फॉर्म क्या है ये आपको समझना पड़ता है। सेकंड होता है फिल्म लैंग्वेज, ये ध्वनि और चित्र की भाषा है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ता है। तीसरा है फिल्म नरेटोलॉजी, सिनेमा का कथा शास्त्र, सिनेमा में से कहानी कैसे बताई जाती है। और चौथा और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, वो है फिल्म ग्रामर। अगर फिल्म लैंग्वेज है या लैंग्वेज सिस्टम है तो आपको उसका ग्रामर, उसका व्याकरण आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़ा डिटेल में ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिल्म फॉर्म क्या है। फिल्म फॉर्म की एक डेफिनेशन दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि फिल्म फॉर्म refers to the overall system by which film's content is organized. It is its structure, its rhythm and aesthetic unity. फॉर्म वो होता है कि जिसमें फॉर्म के एलिमेंट्स को, प्रिंसिपल्स को, उस फॉर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उन सारे एलिमेंट्स को एक जगह पर डिजाइन करना, एक जगह पर कंपोज करना, ये सारी जो प्रक्रिया है इसका जहां पर विचार किया जाता है वो फिल्म फॉर्म है। अब इसके की एलिमेंट्स क्या है? तो विजुअल कॉम्पोजिशन है। हमें कई बार ये लगता है कि कोई नाटक बिठा के उसको टेप रिकॉर्ड करना मतलब सिनेमा है, अच्छे से टेप रिकॉर्ड करना मतलब सिनेमा है, कोई अच्छा एंगल लगाना मतलब सिनेमा है। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। फिल्म फॉर्म का जब आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये विजुअल कॉम्पोजिशन क्या है, जिसमें फ्रेमिंग आता है, लाइटिंग आता है एंड कलर आता है। कलर का और इमोशन का बहुत गहरा नाता है। अगर आपको डायलॉग्स से ज़्यादा काम विजुअल कॉम्पोजिशन में से करवाना है तो आपको कलर्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगला एलिमेंट आता है एडिटिंग पैटर्न्स। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कंटिन्यूटी एडिटिंग होती है और दूसरा मोन्टाज एडिटिंग होती है। ये पैटर्न्स होते हैं जो मीनिंग बनाते हैं। कहीं युद्ध का कोई दृश्य आप देख रहे हो किसी सिनेमा में, तो वो केवल दृश्य या वो लोग जो कर रहे हैं, हाथी घोड़े बम, ये जो भी हो रहा है, इसका क्या परिणाम इससे ही हो रहा है? तो ये एडिटिंग पैटर्न की वजह से वो इमोशन बनता है। आगे का एलिमेंट है साउंड एंड म्यूजिक। सबसे पहले इन 2 चीजों को अलग आपको करना पड़ता है। साउंड एक अलग बात है एंड म्यूजिक एक अलग बात है। साउंड का पूरा इंजीनियरिंग, साउंड का डिजाइन, साउंड के कैरेक्टर्स,
साउंड की कैपेसिटी टू शो पिक्चर्स, साउंड की कैपेसिटी टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है। और फिर म्यूजिक का तो आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी आजकल हर किसी को होती है कि संगीत कैसे इमोशंस बनाने के लिए, कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए संगीत का कैसे उपयोग होता है। और आखिरी और ज़रूरी चीज़ होती है रिदम एंड पेसिंग। कई बार हम स्टोरी तो अच्छी बना लेते हैं, सिनेमाटोग्राफी अच्छी कर लेते हैं, एडिटिंग अच्छी होती है, सारी चीज़ें अच्छी होती है, हम लोग ये जान नहीं पाते कि फिर भी वो सिनेमा वर्क क्यों नहीं हो रहा है। तो एक नॉन डाइजेक्टिक टाइप की कॉन्सेप्ट है कि सिनेमा का रिदम क्या है, उसको अपने पेस कैसे किया हुआ। कई बार लोगों को लगता है कि फास्ट करेंगे तो सिनेमा चल जाएगा, ऐसे भी नहीं होता है। कई बार स्लो फिल्म भी बड़ी अच्छी लोगों को समझ में आती है। तो ये सारा चक्कर है पेसिंग का। कोई गाने वाला या कोई संगीत को कंपोज करने वाला जैसे उस मूड के हिसाब से एक पेस क्रिएट करता है, वैसे आपको पेस बनानी पड़ती है। तो मोटा मोटी तौर पे अगर आपको फिल्म फॉर्म को समझना है तो ये सारे एलिमेंट्स को, उसकी डेफिनेशन को पहले आपको समझना पड़ेगा, उस एंगल से सिनेमा को देखना पड़ेगा। यहाँ पर ज़रूर मैं सिटीजन केन जैसे फिल्म का उदाहरण दूंगा। कई बार हमको वो फिल्म अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमको समझ में नहीं आती। उसका एक कारण ये भी है कि हमारे टेस्ट अलग है, हमको जो चटपटा खाने की आदत लग गई है, तो कई बार फिर इस फिल्म को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। इस फिल्म को अगर इस एंगल से आप देखोगे कि कहानी को विजुअल कंपोजिशन में से, लाइट में से, एडिट पैटर्न से, साउंड से, म्यूज़िक से कैसे एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसी फिल्म को जैसे कोई शास्त्रीय संगीत एंजॉय करता है उसी तरीके से इस फिल्म को आप ज़रूर देखोगे। ये इसका पर्पस ये है टू क्रिएट इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी इफेक्ट। ये बहुत ज़रूरी बात है कि इमोशन तो हम समझ सकते हैं कि इसमें से कैसे बनता है, इंटेलेक्चुअल भी इफेक्ट इससे बनता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंसरी इफेक्ट। कई बार उस सिनेमा में जो भाषा का उपयोग किया गया है, फ्रेंच लैंग्वेज में होगा या कोई और किसी लैंग्वेज में होगा, हमें वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती लेकिन फिल्म हम समझ पाते हैं। उसका पहला कारण ये है कि ये ध्वनि और ये जो चित्र है उसमें जो कोड्स है वो एक सेंसरी इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्रिएट करते हैं, उससे एक इंटेलेक्चुअल इफेक्ट हम पर होता है, और फिर धीरे धीरे हम उस इमोशन के अंदर जाना शुरू करते हैं। इस पर देखिए कॉग्निटिव थियरी तक आज का सिनेमा पहुंच चुका है। साइकोलॉजी और प्रोसेस साइकोलॉजी, इनकी एक गहरी टर्म है कॉग्निटिव थियरी, वहाँ तक सिनेमा पहुँच चुका है। आपको अगर कोई इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट सिनेमा बनाना है तो फिल्म फॉर्म को उस एंगल से सोचना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगली कॉन्सेप्ट हमने बताई थी फिल्म लैंग्वेज। फिल्म लैंग्वेज की क्या हम डेफिनेशन कर सकते हैं? शॉर्टकट में बताना है तो इसे कहा गया है कम्युनिकेटिंग बियॉन्ड वर्ड्स। हमें लगता है कि डायलॉग्स में से ही बात हो रही है, डायलॉग में से ही कहानी समझाई जा रही है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो डायलॉग में से ही मैं आपको, संवाद में से ही मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सिनेमा में कहानी, इफेक्ट, या अभी हमने देखा था सेंसरी इफेक्ट, ये उसके डायलॉग्स में से होता है क्या? नहीं, उसके परे काफी सारी चीजें हैं। डेफिनेशन को हम देखते हैं। ये कहा गया है कि फिल्म लैंग्वेज इज द सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स थ्रू विच फिल्म्स कम्युनिकेट आइडियाज and emotions without relying solely on the dialogues। ऐसे क्या एलिमेंट्स है, ऐसा क्या टेक्निक है, ऐसे क्या प्रिंसिपल्स है जिनका इस्तेमाल करके हम डायलॉग पे, संवाद पे ज़्यादा निर्भर ना होते हुए अपनी कहानी को, अपने कॉन्सेप्ट को आगे तक पहुंचाते हैं। एक दौर तक यह था क्लासिकल नैरेटिव में कि कहानी पर सिनेमा बनता था। आज का जो सिनेमा है वो कॉन्सेप्ट पे बनता है। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको अगर लोगों तक पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है, उसके लिए काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है जो काम करते हैं, और उन सारे कंपोनेंट से फिल्म लैंग्वेज बनती है। क्या वो कंपोनेंट्स है? मिज़ोसेन जैसी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो कुछ लाइट्स
का यहाँ पे आयोजन, कुछ डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है, कोई लेंस है जिससे ये पिक्चराइज हो रहा है, कैमरा है जिसका कोई ISO और कुछ स्पेसिफिकेशंस है, जिसकी वजह से ये एक प्रतिमा एक सर्टन एक्सप्रेशन क्रिएट कर रही है। कई बार हम देखते हैं कि हमें वो पहली फ्रेम आती है तो पता चलता है कि सैड मूड है, पहली फ्रेम आती है तो पता चलता है कि अरे यहाँ पे कुछ भयानक कुछ होने वाला है। कोई कुछ बोलता नहीं या कोई बताता नहीं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ये एक मिज़ोसिन, ये एक कॉन्सेप्ट है। इस छोटे वीडियो में बहुत ज़्यादा उस पर बोलने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन आप इस पर काम करके ही आप अपने सेट पे जाइए, ऐसा मैं आग्रहपूर्वक आपको बताना चाहूँगा। फिर आता है सिनेमाटोग्राफी, उसमें है कैमरा एंगल्स, कैमरा की मूवमेंट एक बहुत बेहतरीन बात है जिसे आपको समझना पड़ेगा। मैं अभी एक मेरी किताब आ रही है द आर्ट ऑफ सिनेमा, जिसमें मैंने एक पूरा चैप्टर मूवमेंट पे बनाया है कि ये कैमरा मूवमेंट क्या है, कैरेक्टर की मूवमेंट क्या है, मूवमेंट पैराग्लैक्स क्या होता है। उसमें मैंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इट इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ नॉट जस्ट मूविंग, इट इज़ फीलिंग। वो फीलिंग कैसे क्रिएट होता है? मूवमेंट की वजह से होता है, लेंस की चॉइस की वजह से होता है। एडिटिंग की हमने पहले भी बात की थी कि एडिटिंग, कंटिन्यूटी एडिटिंग होगी या मोन्टाज होगी, ये एक सिंटेक्स फॉर्मेशन है। अगर सिनेमा को हम भाषा कहते हैं तो शब्द शब्द मिलके एक वाक्य तैयार होता है, एंड दैट इज सिंटेक्स। अगर मैं किसी व्याकरण को फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मेरा ये सारा कहना, ये मेरे सारे शब्द आपको उलझुल महसूस होंगे, उसमें से कोई तुक नहीं बनेगा, कोई अर्थ उसमें से नहीं निकलेगा। मैं जब सिंटेक्स को फॉलो करता हूं, ग्रामर को फॉलो करता हूं, तो अर्थ बनता है। अगर मैंने डायलॉग्स को छोड़ दिया और कुछ मीनिंगफुल शॉट्स को, उन मोमेंट्स को अगर मैंने सिंटेक्स के फॉर्म में जोड़ दिया किसी सेंटेंस की तरह, तो उसमें से मीनिंग बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मोन्टाज। तो हमें इस तरीके से एडिटिंग को भी समझना पड़ता है। इसमें सीमियोटिक्स जैसे कॉन्सेप्ट है, ये जो संकेत है, ये जो चिन्ह है, जिसमें से, जैसे आपने पहली फ्रेम मेरी देखी होगी तो मुझे देखकर आपको कोई एक चीज महसूस हो गई होगी कि ये बंदा है कौन, ये कोई डाकू है, या कोई टेररिस्ट है, या ये कोई प्रोफेसर है, या ये कोई फिल्म मेकर है। ये कल्चरल कोड्स होते हैं। सीमियोटिक्स में इन सारी चीजों का अध्ययन हम करते हैं और ये देखना हमें बहुत जरूरी है। साउंड की हमने पहले भी बात की थी, म्यूजिक की हमने पहले भी बात की थी। सीमियोटिक्स के एंगल से अगर आप समझोगे कि दो लोग बात कर रहे हैं और पीछे किसी कौवे की आवाज आपने डाल दी, तो दोनों जो बात कर रहे हैं उसका मतलब बदल जाएगा, क्योंकि कौवे की आवाज, उसका सीमियोटिकल मीनिंग, इंप्रेशन वो बहुत अलग है। कोई मधुर फ्लूट आपने डाल दी तो बात अलग हो जाएगी। कई बार फिल्म मेकर्स, क्विंटिन टैरेंटिनो जैसा, वो दिखाता है कि वहां पे तो एक्शन सीन चल रहा है और बैकग्राउंड में एक अलग वायलिन, बहुत अलग पेस का वायलिन, रोमांटिक टाइप का वायलिन वो यूज करता है। अब ये दोनों साइंस जो है, कंपाउंड ऑफ साइंस जो है, इनमें एक जक्सटापोजिशन होता है, इनकी टक्कर हो जाती है और कोई और अलग और महीन सा अर्थ इसमें से निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हमको फिल्म लैंग्वेज में समझना ज़रूरी है। मेजरली इसमें सुसर की थियरीज है, फर्डिनेंड डे सुसर और क्रिस्टियन मेड्स ने पर्टिकुलरली सिनेमा तक इन सारी थियरीज को लाया है। काफ़ी सारी इसमें उनकी किताबें, उनकी थियरीज पर लिखी हुई किताबें आज उपलब्ध है, अंग्रेजी में है। अगर आप गहराई से काम करना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। इसमें अगर आपको समझना है तो एक आसान फिल्म मैं आपको बोलूँगा, द गॉडफादर जैसी फिल्म आपने देखी होगी। इसमें लाइट का सिमियोटिकल या सिंबॉलिक यूज़ कैसे हुआ है ये आप देख सकते हो। एक ऑरेंज टोन का यूज़ कैसे हुआ है ये आप देख सकते हो। फिर एक बार उस फिल्म को इस एंगल से आप देखिए। तीसरा एस्पेक्ट मैंने कहा था फिल्म नरेटोलॉजी, कहानी बताई कैसी जाती है। कहानी का कंटेंट देखिए वही होता है, जोक वही होता है, लेकिन कोई एक हमारा दोस्त होता है जो बड़े बेहतरीन तरीके से उस जोक को बताता है। इसका मतलब यह है कि उसे जोक बताने का कथा शास्त्र, नरेटोलॉजी, उसका सेंस उसके अंदर बड़ा अच्छा है। तो फिल्म बनाने का कथा शास्त्र क्या है और फिल्म नरेटोलॉजी का सेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ हमको की कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी कि प्लॉट क्या होता है और स्टोरी क्या होती है।
साइंटिफिक टर्म्स जो दी गई है उसमें मैं बोलूँगा कि व्हाट इज़ फैबुला एंड व्हाट इज़ सिजेट, इनका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, मैं प्लॉट में से क्या लेता हूँ, स्टोरी की रचना कैसे करता हूँ। अगेन स्टोरी इज एन डिज़ाइन। इसमें फिर क्लासिकल नैरेटिव बिगिनिंग मिड एंड एंड कैसे बताया जाता है, कहानी बताने का एक सीक्वेंस होता है। आजकल के मेकर्स उसे फॉलो नहीं करते हैं। एक्सप्रेशनिज्म आने के बाद में न्यू रियलिस्ट वे में भी थोड़ा सा क्लासिसिज्म आता था स्टोरी लेवल पे, उसको भी आजकल बदल दिया गया है। नॉन लीनियर तरीके से कहानी बताई जा सकती है। पल्प फिक्शन जैसी फिल्म है जिसमें आपको पता चलेगा कि नॉन लीनियर तरीके से बताए, ABCD इस तरीके से कहानी वो प्रोग्रेस नहीं करती है। और फिर नरेटर क्या होता है, नॉवेल में कहानी कौन बताता है? नॉवेल में राइटर कहानी बताता है या कोई कैरेक्टर है जो खुद की कहानी बताता है। सिनेमा में कहानी कौन बता रहा है? फिर हमें जाना पड़ता है ऑथर थ्योरी पर कि सिनेमा का ऑथर कौन है। रशियन थ्योरीज को फॉलो करेंगे तो वो कहते हैं कि फिल्म का डायरेक्टर जो होता है वो ऑथर है फिल्म का। लेकिन फिर भी सवाल ये रहता है कि वो नरेशन कौन दे रहा है? वहाँ पे तो ना राइटर है ना डायरेक्टर है, हम पर्दों पे देख रहे हैं, तो उसे इम्प्लाइड नरेटर कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इम्प्लाइड नरेटर है, वो दिखता नहीं। या आगे चल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि वो थियरी ये कहती है कि जो उस फिल्म को देख रहा है वही उस फिल्म का नरेटर है, क्योंकि वो सीमियोटिकली कॉग्निटिव प्रोसेस से उन सारे ध्वनि का और चित्र का मतलब बना रहा है, और उसकी वजह से वो खुद ही कहानी आइडेंटिफाई कर रहा है, वो खुद को वो कहानी बता रहा है। इसमें आगे अगर आपको सोचना है, काम करना है, तो मेजर थियरिस्ट है हमारे डेविड बॉर्डवेल एंड क्रिस्टन थॉमसन। इनकी एक्चुअली काफ़ी सारी किताबें हैं, फिल्म आर्ट पे है, फिल्म हिस्ट्री पे है, नैरेटोलॉजी पर है, काफ़ी एनसाइक्लोपीडिक इन दोनों ने काम किया है। कैसे फिल्म नैरेटोलॉजी डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें इनकी किताबों में से आप जान सकते हो। टोडोरोव का एक स्ट्रक्चरल नैरेटिव थियरी है, वो भी हमको समझना पड़ेगा कि ये जो मीनिंग बनता है, ये जो सेंस बनता है, ये बनता है बिकॉज एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। हम किसी मंदिर में जाते हैं, एक अलग अनुभूति हमको होती है। उसका कारण ये है कि वो एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। कोई संगीत हमको समझ में आता है, हम उसके साथ रोते हैं या आनंद लेते हैं, डिलाइट में पहुंच जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो सुरों का एक ताल में, एक लय में बनाया गया एक महीन स्ट्रक्चर है। फिल्म भी एक स्ट्रक्चर है। टोडोरोव की थियरी से अगर आप शुरू करते हो तो वो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच से आपको पता चलेगा कि फिल्म कैसी बनती है। आखिरी एलिमेंट हमने बताया था, आखिरी थियरी हमने बताई थी कि फिल्म ग्रामर क्या है। तो जैसे पहले भी मैं बता रहा था कि अगर एक शॉर्ट एक शब्द है तो एक एक शब्द को जोड़ के एक वाक्य, एक सिंटेक्स कैसे बनाया जा सकता है, उसका एक ग्रामर है, उसके कुछ रूल्स है। वो रूल्स पहले हमें सीखने समझने पड़ते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि रूल हमको तोड़ने हैं, फॉलो नहीं करने। भाई जो करना है करो, कहानी समझ में आनी चाहिए लोगों को, और लोगों को कहानी समझानी है तो सबसे पहले आपको वो ग्रामर समझना पड़ता है। अगर हिंदी भाषा में मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूँ, अगर हिंदी भाषा का व्याकरण मुझे नहीं आता है, ग्रामर नहीं आता है, तो मैं शायद जिस भी तरीके से आपको बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, शायद वो मैं कर नहीं पाता। कुछ मैं आपको मोटा मोटी कुछ रूल्स यहाँ पे बताऊंगा कि 180 डिग्री रूल है। एक ही सीन कई एंगल से शूट करना पड़ता है, तो कोई डायरेक्टर की मर्जी से वो नहीं रखेगा, उसे 180 डिग्री रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा। अब ये रूल क्या है, आप आगे उसका अध्ययन कीजिए, थोड़ा डिटेल में स्टडी कीजिए। फिर एक बात ये भी होती है कि एस्टेब्लिशिंग शॉर्ट टू क्लोज अप प्रोग्रेशन। हम यूजुअली एक वाइड शॉट से शुरू करते हैं, वहां से लेकर के क्लोज तक जाने का क्या सीक्वेंस है, उससे रिलेटेड भी कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आई लाइन मैच कैसे करोगे, उससे रिलेटेड भी रूल है। ज्योग्राफी आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। स्क्रीन डायरेक्शन होता है आपका, कैरेक्टर लेफ्ट से एंटर हो रहा है, राइट से एग्जिट कर रहा है, आगे की फ्रेम में कहाँ पे आएगा, है ना। देखिए फिल्म मेकर दो तरीके के होते हैं, एक जिसको ये सारी बातें मालूम होती है और वो बेचारा उसी में उलझा हुआ रहता है। दूसरा वो होता है जिसको कुछ पता ही नहीं होता, वो बड़ा खुश होता है, अपनी फिल्में बनाते जाता है, शॉर्ट फिल्म बनाता है और कुछ करता है,
और जीवन का आनंद लेता है। लेकिन ऐसी फिल्में जब ऑडियंस देखता है तो उनका दिमाग घूमने लगता है। कई बार अमेचर डायरेक्टर्स भी मेरे पास आते और बोलते सर पता नहीं अच्छा तो किया था, फिल्म का क्या हो गया। तो बात ये हुई कि अगर आपने ग्रामर को फॉलो नहीं किया तो फिर ये सारा अनर्गल हो जाएगा, उलझलूल हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा ये सारा। तो इन सारी रूल्स को, काफ़ी सारे रूल्स है, आपको कैमरा से रिलेटेड रूल्स है, एडिट से रिलेटेड रूल्स है। ये सारे रूल्स को पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, और फिर महीन तरीके से किसी एक रूल को आप तोड़ के भी ऑडियंस को उसी तरीके से कहानी बता पाओगे। अब इसमें उदाहरण अगर आपको देना है तो द मैट्रिक्स जैसी फिल्म है, उसको आप इस एंगल से देखो कि ग्रामेटिकली एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही थिन लाइन थीम आपको कैसे समझाई हुई है। इसमें क्या फंक्शनैलिटी है, क्या इसका पर्पस है, तो वो है कि ये क्लियरिटी प्रोवाइड करता है। व्याकरण संवाद को या संवाद की जो प्रक्रिया है उसे क्लियर कर देता है, नॉइज उसमें का रिड्यूस कर देता है। कंटिन्यूटी होती है, कहानी बताने की एक कंटिन्यूटी होती है, वो आती है कम्युनिकेशन की कंटिन्यूटी होती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से व्यूअर जो है वो इस कहानी के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। वो अगर ऊट पटांग बात अगर हो रही है तो हमें उसे रिसीव करना बड़ा मुश्किल जाता है। तो इस कहानी में, इस नरेशन में उसे सम्मिलित कैसे करें देखने वाले को, इसके लिए ये फिल्म ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन इसका ये है कि अगर आपको एज अ मेकर डेवलप होते जाना है तो रियाज करना पड़ेगा। और किस चीज़ का रियाज करना पड़ेगा? तो ये 4 थियरीज़ का आपको रियाज करना पड़ेगा। इससे आप ही इवॉल्व होते जाओगे ऐसा नहीं, तो ऑडियंस भी इस तरीके से बातों को समझ पाएगा, बातों का ग्रहण कर पाएगा। सिनेमा या जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो वो बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंच पाएगी। जैसे मेकर को ये सारा समझना ज़रूरी है, वैसे जैसे फिल्म पे लिखना है या जिसे फिल्म की समीक्षा करनी है, फिल्म को क्रिटिसाइज़ करना है, उससे भी इन सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि ये पीछे जो रखी है सारी सिनेमा की किताबें हैं, और भी कई सारी किताबें हैं। फिल्मों पर बहुत गहराई से सोचा गया है, फिल्मों पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, सोचा गया है, और फिल्म की एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इवॉल्व फिल्म थियरी है। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो फिल्में बनाते नहीं उन्होंने फिल्म थियरी बनाई है, ऐसे भी कुछ मेकर्स, बड़े बड़े मेकर्स कह देते हैं। ये बड़ा चटपटा और मज़ेदार, मनोरंजक टाइप का ये स्टेटमेंट है। तो जितनी भी थियरीज बनाई गई है वो प्रैक्टिसिंग फिल्म मेकर्स ने ही बनाई है। हाँ, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, सिमियोटिक्स से रिलेटेड है, या कॉग्निटिव थियरी है जहाँ पे भाई आपको साइकोलॉजी का मास्टर ही बनना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ थियरीज है जिसमें कंट्रीब्यूट किया है बाहर के लोगों ने, और फिल्म मेकर्स ने हिचकॉक से लेकर के क्विंटिन टारेंटिनो तक, क्रिस्टोफर नोलान तक, सबने इन सारी थियरीज का, बाहर की चीज़ों का भी बड़ा प्यार से उनका स्वीकार किया है। और जो फिल्म की थियरी है वो फिल्म की थियरी को फिल्म मेकर्स ने ही डेवलप किया है। तो एक गहरी बात है, बहुत वास्ट इसका शास्त्र है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पर गौर फरमाना ज़रूरी है, उसका अभ्यास करना, और जो अभ्यास आपने किया है प्रैक्टिकली उसे करके देखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आपका रियाज सही होगा, और धीरे धीरे एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टोरी टेलर हु टेल्स हिज स्टोरी थ्रू फिल्म फॉर्म, थ्रू फिल्म लैंग्वेज, वो एक अच्छा स्टोरी टेलर, एक अच्छा नरेटर बनने का आपका जो रियाज है, जो प्रवास है, वो इन कॉन्सेप्ट से, इन थियरी से ही शुरू हो सकता है। धन्यवाद।